हेलो गाइस। स्वागत है आप लोगों का ग्लोस वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक संकट बन गया है और कैसे ये पूरी दुनिया में एक तबाही की तरह मचाया जा रहा है। इसका जो सबसे बुरा असर है वो हमारे एनवायरनमेंट को पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एनवायरनमेंट के नुकसान को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग पेड़ काट रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम एनवायरनमेंट को कुछ दोबारा दे नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशंस प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो नेचर जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे ये ह्यूमन एनवायरनमेंट पूरी यूनिवर्स जो कि पूरी पृथ्वी चलती है, चाहे वो ह्यूमंस हो, मैमल्स हो, जानवर हो या कोई भी हो, वो सब काम कर रहा है। लेकिन हम यहाँ आप देखोगे दिन पर दिन क्या हो रहा है कि कार्बन की जो कटौती है वो कटौती होने की वजह और ज़्यादा बढ़ रही है, और ऑक्सीजन जो कि ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ कम होती जा रही है। अब ये था पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा सोखता है समुंदर, लेकिन समुंदर ने अब अपनी लिमिट पूरी क्रॉस कर दी है। तो अब आप देख रहे होगे कि इसके रिएक्शन में कितने सारे देशों में बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, ओवर कंट्रोल हो जाता है कोई भी सुनामी या कुछ भी, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा डिज़ास्टर होता है। काफ़ी लोगों की जान जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग अपनी गलतियों से भी सीख नहीं पाते। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको जितना हो सके उतना सुधारना चाहिए। अगर हमने जल्दी ही कुछ ऐसा नहीं किया तो ये जो पूरी पृथ्वी है वो ऐसी सूखी और बंजर की तरह नजर आएगी। अगर हम इसके इकोनॉमिक लॉस की बात की जाए तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ये सब पब्लिश किए गए हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस तरीके से नेचुरल थिंग्स को बहुत ज़्यादा लॉस दे रही है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस हमारे एग्रीकल्चर और नेचुरल टूरिज़्म को हो रहा है। जैसे आपने बहुत सारी देश देखे होंगे जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म बेस ही है और वो भी नेचुरल टूरिज़्म। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, जिसमें बहुत सारा सुंदर सुंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा मानो कि अगर स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी जो कि टूरिज़्म बेस इकोनॉमी है ज़्यादातर, वो अगर ठप पड़ गई तो फिर क्या होगा। और या फिर एक फॉर एग्जांपल इंडिया, जो कि जिसमें इंडिया में आज भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, नहीं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। अगर एग्रीकल्चर को लॉस हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो कितना ज़्यादा लॉस होगा। और अभी तो आपको फ़िलहाल में पता चल ही गया हुआ कि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन बन गया है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फ़ूड कहाँ से लाएंगे। अगर ऐसे ही हम लोग लापरवाही करते रहे और इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, इकोनॉमी लॉस होती रहेगी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर को लोग सिर्फ एक अनाज की तरह देखते हैं, लेकिन नहीं, वो भी एक नेचर का ही पार्ट है। उसमें अनाज है, फूड बेस्ड तो है ही, साथ में वो एक नेचर का भी पार्ट है। तो हमें जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। हम्म, आपको पता होगा कि जब कोविड आया था तो जितनी भी इंडस्ट्री थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री की तो भाई बात ही छोड़ दो, वो तो एकदम ही ख़त्म हो गई थी। जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब माइनस में गई थी, लेकिन उसी के बीच में एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे इंडिया में ऐसी थी जो कि अराउंड प्लस परसेंटेज में ग्रोथ कर रही थी, उस इतनी बुरी महामारी जो कि 1-2 साल रही उसके बीच में भी। तो आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा महत्व है इस देश में। मैं दूसरे देशों की भी बात कर रहा हूँ उसमें कि भाई एग्रीकल्चर जिस देश की वीक रहेगी उस देश को दूसरे के देश से खाना इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिस वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया वो देश, तो वो देश तो जो देश इंपोर्ट करवा रहा है वो तो भूखा मर जाएगा। उसके बारे में क्या किया जाए। तो इसी बेसिस पे हमें काम करते रहना होगा। और आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे जो इतना ज़्यादा वार्न कर रहा है कि जितना हो सके हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरे ग्लोबली 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एंटार्क्टिका का बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, हमारी हिमालयन ग्लेशियर पिघलने लग जाएगी। इस वजह से अनकंडीशनल डिज़ास्टर्स आएंगे, अब अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। और जब वो डिज़ास्टर आएंगे, फ्लड आएंगे, तो अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फ्लड आया था, कितना ज़्यादा वहाँ पे लॉस हुआ आप ही बताओ।
उसके बाद भाई वहाँ की रिकवरी के लिए कितने ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का पैसा चाहिए, इकोनॉमी पूरी बर्बाद हुई, स्कूल्स कॉलेज कंस्ट्रक्शन वर्क्स, लोगों की नौकरियाँ सब चली गई, खाने खाने को लोग वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो गई। दूसरे देशों ने फंडिंग की मदद की, लेकिन वो कोई एक दिन का काम नहीं है, उसको दोबारा रिपेयर करते करते महीनों सालों बीत जाएंगे। तो हमें इन सब पे ध्यान रखना है, और हमारे जो एग्रीकल्चर हो गया या नेचुरल टूरिज्म हो गया उनको बचाने के लिए हमें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक चीज़ अभी भी कह दे रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, नेचर सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन नेचर को गुस्सा आ गया ना और उसने पलट के जवाब दे दिया, नेचर, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, नेचर एक माँ कर्मा होता है ना, कर्मा, जो भी आप कर्म करते हो उसका पलट के, अगर वैसा हुआ, अभी आपने कोविड में देख लिया कितनी बुरी हालत हो गई। नेचर सबसे बड़ा है, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। सारी की सारी मिसाइल से इकोनॉमी पावर, न्यूक्लियर पावर धरी की धरी रह जाएगी अगर नेचर अपनी पे आ गया। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है और भी ज़्यादा आगे काम करते रहना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात किया ना, तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम करना नहीं, अगर हम लोग चाहें तो बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने काम को लेके कि हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये इतना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लॉन्ग टर्म में जब दिखेगा तो इसमें इसको दोबारा से ठीक करने में बहुत सालों लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि नेचर के लिए सबसे हार्मफुल है कार्बन एमिशन वाली गैसें। तो हमें कार्बन एमिशन को कम करना है, वो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन कार्बन एमिशन निकलती क्यों है फॉसिल फ्यूल्स और इन सब को बर्न करने से, नेचुरल गैसेस। लेकिन एक चीज़ है कि ये सब हमारे यूज़फुल की भी चीज़ें हैं। तो अब हम इनको कम कैसे करें, हमें सबसे पहले वो देखना है। तो इनको कम करने के लिए हमें सबसे पहले दूसरे चीज़ों में स्विच करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोल जलाते हैं, कोल से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन गैस निकलती है, और हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। क्यों ना हम उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, सोलर प्लेट्स का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। माना कि ये सब थोड़ा कॉस्टली है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो कोल वाला सिस्टम है वो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही इजीली वो चीज़ काम कर जाती है। लेकिन अगर हम ट्राई करें धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, लेकिन कुछ तो बदलाव आएगा। अभी मेरे हिसाब से, आई थिंक, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन किसी भी कंट्री वर्ल्ड का 70 to 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कोल बर्न करके ही होता है। लेकिन अगर हम और 20% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी और इन सब के थ्रू हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अगर हम इसी पे काम करते रहे, कम करते रहे, तो ये जो आज जो 80-20 का जो रेशियो है, कल ये 20-80 का हो सकता है। हमें करना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये पृथ्वी नहीं बचेगी। हमें इसी के ऊपर ही काम करना है। और जो एटमॉस्फेयर में पहले से इतना ज़्यादा जो कार्बन फैल गया है, उसको कम करने के लिए सबसे इजी और सबसे यूज़फुल एक ही तरीका है, ट्री लगाओ। हर तरीके के पेड़ लगाओ, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ। जो हाईवेज़ हैं, जो भी सड़क बनाए जाते हैं, बीच में डिवाइडर दी जाते हैं, उनमें पेड़ लगाओ, सिंपल पेड़ लगाओ। मैं तो आपको सबसे अच्छी और सबसे इजी एक राय देता हूँ, अपने हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, किसी भी चीज़ का। और जब आप उसे लगाओगे ना, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी उसको लगाने के बाद, कि हाँ भाई, 1 साल बाद देखोगे कि हाँ भाई ये पेड़ मैंने लगाया, अब ये ऐसा हो गया। ये मतलब ये आपको लगेगा ये कोई मेरी बनाई हुई चीज़ है, आपने उसमें कुछ अलग किया है, ऐसा आपको फील आएगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी, इतना प्यार दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गाइज प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।